उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ये दावा कर चुके हैं कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर वापसी कर रही है। बात अगर यहां पर समाजवादी पार्टी की जाए तो सपा भी लगातार कोशिश यही कर रही है और दावा अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जब बात बसपा की जाती है तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी दावा कर रही हैं कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली बीजेपी भी लगातार दावा यही कर रही है। बात जब कांग्रेस की जाती है तो कांग्रेस की तरफ से भी दावा यही किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। किस तरीके से चुनाव बदल रहा है, किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया है, किस तरीके से जनता के बीच जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। नेशन 24 न्यूज के सहारनपुर मंडल के हेड आपको बता दें कि रेहान अली ने बेहट विधानसभा के बसपा विधानसभा अध्यक्ष से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रेहान अली और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां प्रदेश के अंदर गर्म होती जा रही है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी का युवराज कौन, जिसके तहत हम लोग आपको विभिन्न जो समीकरण है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के अपने जितनी भी पार्टियां हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाज पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां इस वक्त प्रदेश के अंदर सक्रिय हैं चुनाव को लेकर के, वो सब अपने अपने समीकरण जोड़ करके चल रही हैं और विधानसभा लेवल पर, ग्राम लेवल पर, हर स्तर पर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को और अपने वोटर्स को मजबूत करने का काम कर रही है। आज इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बेहट विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट बबलू जी से, जो बहुजन समाज पार्टी को लेकर के क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं और बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले बहुत सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। बबलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन 24 न्यूज़ पर। धन्यवाद पत्रकार महोदय, अपने रेहान भाई। अध्यक्ष जी, मात्र 5 महीने बाकी है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के, तो बेहट विधानसभा में जो है बहुजन समाज पार्टी का जो अपना स्तर है या आपकी जो मेहनत है वो आप इस समय कहाँ देखते हैं? क्या 2022 में विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी लौट पाएगी उत्तर प्रदेश में? पत्रकार महोदय जी, जैसा कि आपने सवाल किया है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, मैं उसी के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो भाजपा का जंगल राज चल रहा है, इससे मैं नहीं कह रहा हूं, प्रत्येक जन जन की आवाज़ आ रही है कि आज सर्व समाज जो दुखी है, क्योंकि इनकी नीतियां जो हैं बीजेपी वालों की, उन्होंने ऐसी बनाई हुई हैं कि गरीब आदमी तो एकदम पिस चुका है और जो हमारे देश का अन्नदाता है, किसान जो है, वो भी कम से कम यहाँ 4-5 महीने से पूरे देश के अंदर आंदोलन भी कर रहे हैं, क्योंकि वह अपनी एक गुंडागर्दी तानाशाही के तहत ही ये शासन को चला रहे हैं। इसी को देखते हुए पूर्व की सरकार 2007 से लेकर 12 तक जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो शासन था, उसमें हमारा नारा था, माननीय बहन जी ने जो नारा दिया था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसमें सबको साथ लेकर चले, सबका विकास मान सम्मान बराबर हुआ। जो भी चाहे वो किसान के हित की बात रही हो और किसान के जो भी हित की योजनाएं बनाई हैं, तो आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किसान के जो नेता हैं उनके साथ में लखनऊ में बुलाकर उनसे वार्ता करके पहली बार कैबिनेट में प्रस्ताव पास करने का काम किया था, जिससे किसान भी खुश रहे और सर्व समाज भी खुश रहे। बबलू जी, जहाँ तक आपने किसानों की बात की है, तो भारतीय जनता पार्टी इस टाइम सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी है और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जहाँ तक किसानों की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी जब अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, वो तो कह रही है कि सम्मान निधि हमने दी है किसानों को, और अभी हमने 25 रुपये क्विंटल जो है गन्ने पे बढ़ाए हैं, वो 350 से 350 कर दिए हैं। तो बीजेपी तो कह रही है कि हम लोग किसानों के लिए और किसानों के हितों के लिए काम कर रहे हैं।
देखिए, किसान भी जानता है कि प्रदेश के अंदर आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में किसानों को 40 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया था, जिसमें 80 रुपये हुआ था। और देश के अंदर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेश पास में हमारे हरियाणा लगता है, तो वहाँ का गन्ना भी यूपी के अंदर आने का काम हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाने का काम किया था। उसी के साथ साथ में 15 दिन में किसानों का जो पेमेंट होता था, मैसेज आया था 14वें दिन कि आप जाके 15वें दिन बैंक से अपना पैसा निकाल लीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी माननीय बहन जी। बबलू जी, इन सारी उपलब्धियों के बीच प्रदेश की जनता या एक समूह आप कह लीजिए या कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता कह लीजिएगा, उनका एक आरोप है और वो ये बात मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत उभर के ये बात कही जाती है कि मायावती जी की जब सरकार थी तो उन्होंने जो है, आपने देखा होगा जैसे लखनऊ में जो भी विकास हुआ है उनके नाम पे हो, चाहे अम्बेडकर के नाम पे हो, चाहे वो हाथी का निर्माण हो, इस तरीके को लेकर के हमेशा से तंज कसा जाता है। आपने देखा होगा मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए, तो उसको आप कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि वो उन्होंने उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया है। देखिए, ये लोग विरोधी लोग हैं और उन्हें समाज के महापुरुषों की कभी भी कोई चिंता नहीं रही है। आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने और माननीय साहब काशी राम जी ने हमेशा महापुरुषों के पद चिन्हों पर चले हैं, चाहे ज्योतिबा फुले जी हों, माता सावित्रीबाई फुले जी हों, छत्रपति साहू जी महाराज जी हों, और चाहे आप नारायणा गुरु जी हों, चाहे उधम सिंह काम्बोज जी हों, मतलब जितने भी हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने सर्व समाज को जोड़ने का काम किया है, उनके नाम से जो दलित पिछड़े थे कभी भी कोई पार्क नहीं बना हुआ था। देखिए, आप देख भी सकते हैं कि जिन्होंने देश का संविधान लिखा, और विश्व रत्न मैं तो कहूँगा, और विश्व के अंदर उन्हें एक सम्मान के साथ में भी देखा भी जाता है और उनका नाम भी लिया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को आज हमारे देश के अंदर, उन्हें जिन्होंने संविधान लिखा देश का और सर्व समाज को बराबर का सम्मान दिया, लेकिन इन जो कांग्रेस की और बीजेपी की जो सरकार है, उन्होंने कभी उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा है। यदि उन्हें भारत रत्न का भी दिलवाने का काम किया तो आदरणीय हमारे माननीय साहब काशी राम जी ने, आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ही दिलवाने का काम किया था। और उसी को देखते हुए जब अन्य सभी लोगों के, महापुरुषों के जब पार्क बन सकते हैं, चाहे कांग्रेस में चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अन्य कोई भी हो, सबके नाम से हो सकते हैं, तो ऐसे महापुरुषों के नाम से कोई ये इतने बड़े बड़े, चाहे माता सावित्रीबाई फुले के नाम से हो, ज्योतिबा फुले साहब के नाम से हो, सभी महापुरुषों के नाम से ये पार्क इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये समाज के अंदर आने वाले भविष्य में जब लोग हमारे अगड़े पिछड़े जाएंगे तो उन्हें भी लगेगा कि नहीं, हमारे महापुरुषों ने भी इस देश के अंदर हमारे लिए कुछ सम्मान किया था और कुछ कार्य किया था। लेकिन अगर जो ये उसी समय कांग्रेस और बीजेपी वाले ये काम कर देते तो आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को ये काम कराने की ज़रूरत नहीं होती। बबलू जी, जहाँ तक हम लोग चुनाव की बात करें और ख़ास तौर से बेहेट विधानसभा की अगर बात करें, तो बेहेट विधानसभा में बसपा को लेकर के इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? चुनाव को लेकर के किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके की स्थिति बनी हुई, कहाँ अपना आपको बहुजन समाज पार्टी देख रही है बेहेट विधानसभा में? आप देख भी रहे हैं कि क्योंकि ये घाट क्षेत्र है हमारा, सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर जो जनता है बहुत ही गरीबी है। और बहुजन समाज पार्टी की जिस समय सरकार चल रही थी, यहाँ गरीबों को अनेक योजनाएं मिली हुई थी और उन्हें कभी बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। आज इस सरकार के अंदर प्रत्येक सर्व समाज पीड़ित है। और इसी के साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आज विधानसभा की नंबर 1 सीट है या प्रदेश की, और इस सीट पर सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी का चाहे शासन रहा हो, क्योंकि यहाँ जो कार्य किया है
माननीय बहन कुमारी मायावती जी के टाइम में ही हुआ है। चाहे यहाँ इंटर कॉलेज के बाद में कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था, यहीं भेट के अंदर डिग्री कॉलेज देने का काम किया माननीय बहन जी ने, जिससे सर्व समाज की हमारी बहनें इंटर के बाद यहाँ पढ़ने का काम करती हैं। और उसके साथ साथ में ही स्पोर्ट कॉलेज, जो यहाँ के युवा हमारे पढ़ लिख कर अन्य विदेश में जाते और हमारे घाट क्षेत्र का नाम रोशन करते। इसी के साथ साथ में 220 के बिजली घर, पॉलिटेक्निकल, माननीय बहन जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं दी हैं जो आज तक अन्य किसी सरकार में नहीं हुई। आपने देखा कि सहारनपुर के अंदर सबसे पहले कमिश्नरी बनवाई, क्योंकि कमिश्नर को मिलने के लिए मेरठ जाना पड़ता था। आज आप यहाँ कमिश्नर को, डीआईजी को यहीं पे मिल सकते हैं। और साथ साथ में ही एक मान्यवर साहब काशीराम जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया है, जिसको पूर्व की सरकार में समाजवादी की जो सरकार थी उसमें उनका नाम बदल दिया गया था। लेकिन सब जानते हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि साहब काशीराम जी के नाम से मेडिकल बहन जी के टाइम में बना हुआ है। और बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो पुल हो घाट क्षेत्र में, रायपुर का पुल हो, नौशहरा का पुल हो, चाहे आपका यहाँ कुर्डी खेड़े के पुल हो, चाहे आपका कांसेपुर का पुल हो, और चाहे आपका गंदेवड़ का पुल हो, मगनपुरे का पुल हो, चाहे आपका कलसे का पुल हो। आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इतना कार्य करा यहाँ उस समय कि समाज, सर्व समाज उनकी नीतियों से खुश हैं। और सर्व समाज तो बबलू जी मैं वही चीज़ आ रहा था, जब ये इतनी सारी उपलब्धियां है और इतना सारा विकास कार्य है, तो चाहे वो 2017 का चुनाव हो, चाहे 2012 का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जब इतनी सारी उपलब्धियां और इतने सारे काम, तो फिर क्या वजह रही है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं लौट पाई? देखिए, जनता को कुछ ऐसा लगा, कुछ न कुछ खामियां हो सकती हैं, चाहे वो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हों या विधानसभा या जिला स्तर के, क्योंकि कहीं न कहीं ये कमियां हो सकती हैं जो जनता हमसे नाराज़ हो सकती हैं, आपस में एक दूसरे से मतभेद कर सकती हैं। लेकिन आदरणीय माननीय बहन जी के जो योजनाएं थी उन्हें आज भी याद करती हैं। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं जनता ने जो भी सोचा है वो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो उसमें हम हो कोई भी हो, उन्होंने कहीं न कहीं बूथ स्तर पर काम नहीं किया है। बबलू जी, एक बहुत गहरा सवाल है, जनता का ये सवाल है, और भेट विधानसभा में जो है वो बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द अक्सर ये सवाल घूमता रहता है। जब मैं 2002 से अगर मैं बात करूं, 2002 के चुनाव में इसी भेट विधानसभा से दोनों में से एक ने चुनाव लड़ा, तो बहुजन समाज पार्टी को ये सीट गंवानी पड़ी। 2007 के चुनाव में फिर एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट होता है, तो उसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी को ये सीट गंवानी पड़ी। उसके बाद जब 2012 का जब विधानसभा चुनाव होता है, तो उसके में महावीर सिंह राणा जी के जरिए ये सीट जीती जाती है और वो विधानसभा में पहुंचते हैं। उसके बाद 2017 के जब चुनाव हुए, तो उसमें हाजी इकबाल जी चुनाव लड़े, तो वो भी हार गए। यानी 2002 से अगर 2017 का जब हम सफ़र देखें, इसमें जितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो जब वो चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को शिकस्त मिली, और जब राणा जी चुनाव लड़े, महावीर सिंह राणा जी, तो ये सीट निकल के आ गई। तो आपको क्या लगता है, ये जो इस 18-20 साल के जो सफ़र में ये जो इस तरीके की जो निकल के जो सामने आई हैं चीज़ें, कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट होता है तो वो सीट चुकानी पड़ती है, अगर राणा जी जो चुनाव लड़ते हैं या उनकी जगह और कोई चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं समीकरण बदल जाते हैं। इसको बबलू जी आप कैसे देखते हैं कि क्या वजहें हैं कि ये समीकरण कैसे घटते बढ़ते हैं भेट विधानसभा में? देखिए, अभी आप कह रहे थे कि 2002 से लेकर 7 तक जो भी विधायक लड़े हैं, इसमें कुछ भेट का हिस्सा मुर्तजापुर लेकर रावासोली तक ये सरसा विधानसभा में लगता था उस समय, क्योंकि यहाँ पर एक मुजफ्फराबाद ब्लॉक विधानसभा थी, एक सरसा विधानसभा थी, और ये लास्ट में इनका खुशहालपुर जो लगता है, उससे आगे जो मिर्ज़ापुर लगता है वो मुजफ्फराबाद में लगता था उस समय। इसके 2 हिस्से थे उस समय भेट विधानसभा के, जो 2008 में नए परिसमन के साथ में बनी थी। उससे पहले ऐसा नहीं, बहुजन समाज पार्टी से यहाँ डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी लड़े, वो उसमें विधायक भी रहे यहाँ पर,
और 2007 में यहाँ दोबारा जीतकर कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। रही बात मुजफ्फराबाद में, उस समय कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी कि कहीं न कहीं कैंडिडेट की भी खामियां हो सकती हैं, जनता ने नहीं पसंद किया है या उनके अपने समाज ने उन्हें पूरा मत नहीं दिया है। इसी प्रकार 2007 से लेकर 12 में जो आप बता रहे हैं, ये परिस्मन के बाद, क्योंकि आज बहन जी के वही मैं बता रहा था कि शासन में सर्व समाज को इतने खुश थे, इतनी नीतियाँ थी, चलाई गई थी योजनाएं, जिसका रिजल्ट उन्होंने यहीं से देने का काम किया, जिसमें 2012 में महावीर सिंह राणा बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के निशान पर जीते थे। और आज वो बीजेपी में हैं। देखियो, चुनाव वो भी लड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। ठीक है, ये बबलू जी ने बताया हमें कि क्या वजहें रही हैं। अब बबलू जी, अभी एक सवाल जो शायद बसपा के इर्द गिर्द घूमता हुआ ही सवाल है, और क्योंकि साथियों जैसा ये कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर एक सिंबल लगाया जाता है कि एक दलितों की पार्टी है, क्योंकि एक दलित नेता ही उसको लीड कर रही है। लेकिन बात की जाए तो फिलहाल जो है आज़ाद समाज पार्टी भी, क्योंकि भीम आर्मी है, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन के रूप में समाज में सक्रिय होने के बाद जो है अब एक राजनीतिक रूप लिया, और राजनीतिक रूप कदम रख के वो पार्टी भी अपने वोटर्स होने और समाज में अपने वर्चस्व का दावा कर रही है। हम बबलू जी से आपसे ये है, बहुजन समाज पार्टी वो एक दलितों की पार्टी है, और ये जो दलित समाज है उसने साबित भी करके दिखाया है। 4 बार जो है सूबे में सरकार भी बनाई है अपनी। लेकिन अभी जो है लोग सवाल ये करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वजूद और वर्चस्व आजाद समाज पार्टी के आने से उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है, वो उसका स्तर जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके ऊपर आपका क्या नजरिया है, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? अभी आप जो पूछ रहे हैं मुझे कि बहुजन समाज पार्टी का, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी हमारा वोट प्रतिशत कभी कम नहीं हुआ है। भले ही सीटें कम आई हों, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत हमेशा बढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी कभी, हमारी जो माननीय बहन जी आदरणीय हमारी नेताजी हैं, वो सर्व समाज का ध्यान रखती हैं। उसी से ही 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं प्रदेश में। और इसके साथ साथ में ये विरोधी पार्टी वाले जो हैं वही ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कभी माननीय बहन जी ने अपने शासन में सर्व समाज को इतना सम्मान दिया है कि कभी ये किसी को ये ऐसा एहसास नहीं हुआ कि दलित की बेटी शासन चला रही है। और बहन जी ने वो शासन चलाया जिस समय 2011-12 में अयोध्या का मामला, हाई कोर्ट का जो आदेश आना था, उस समय पूरा देश प्रदेश चारों तरफ के बनते, लेकिन माननीय बहन जी ने कहा कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का काम करेगा उसके ऊपर सख्ताई से पेश होने का। यहाँ के जो हैं उस समय छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय से लेकर सारे, उस समय चाहे वो अधिकारी और जो भी सरकारी ऑफिसर हैं, सब ने अपने कार्यालय खोलने का काम किया था। यहाँ छुट्टी भी नहीं थी। दूसरी बात बता दूं, आप जो आज़ाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने और साहब काशी राम जी ने ज़मीनी स्तर पर काम किया है और ज़मीनी स्तर से सर्व समाज को जोड़ा है। ये जो दल है, ये अभी आपको पता आगजनी करके चारों तरफ कैसे खुरापात किया है, जिससे भाईचारा टूटने का काम हुआ है। आज वो संगठन बना लिया है। ऐसे छोटे छोटे दल बहुत सारे आए हैं, उससे कोई हमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो अभी बता रहे हैं कि दलित समाज के जो युवा हैं वो बहक चुके हैं। मैं कहता हूं कि दलित समाज के युवा पढ़े लिखे भी हैं, वो जानते भी हैं कि जो सम्मान बहन जी के टाइम में हमें आपको मिला है वो हमें कहीं नहीं मिलने वाला है। उन्होंने बबलू जी, मैं आपको बीच में इसीलिए रोक रहा हूँ क्योंकि बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जो सिंबल लगाया जाता है ये एक दलितों की पार्टी है, और ये माना भी जाता है और ये है भी। और दूसरी चीज़ अभी जो है, क्योंकि भीम आर्मी से उठ करके वो चाहे एडवोकेट चंद्रशेखर जी हो या और भीम आर्मी के जो नेता हैं वो राजनीतिक रूप से राजनीति में कदम रखा, तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर वोट बटेगा तो दलितों का सबसे ज़्यादा बटेगा, क्योंकि दलित का एक जो तबका है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और आज का जो युवा तबका है लोग कह रहे हैं कि वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। कि ये जो बंटवारा है
वोट का, या अगर वोट का ये जो समीकरण लोग लड़ा रहे हैं कि आधा वोट बहुजन समाज को जाएगा और आधा जो है वो आज़ाद समाज पार्टी को जाएगा, इससे नुकसान जो है वो दोनों को ही भुगतना पड़ेगा, या लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि देश में जो है युवा तेजी से आज़ाद समाज पार्टी की ओर बढ़ रहा है? देखिए, आपको मालूम है कि जो सरकार चल रही है बीजेपी की, उसमें मैं निसंकोच बात भी करता हूँ कि वो कोई भी मामला होता है वहाँ पर हमें नहीं जाने दिया जाता है, या अदर कोई भी, चाहे वो अदर दल का कोई भी हो, उसे भी नहीं पहुँचने देते हैं। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का वहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता पहुँचने का काम करता है, जिसमें मीडिया भी उन्हें बड़ा हाईलाइट करती है और शासन प्रशासन भी उन्हें बड़ी तवज्जो से बात करता है। उसमें मैं ये जो आप बता रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से युवा कर्मठ हो रहा है, मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी के साथ में दलित भी चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और सर्व समाज भी आज साथ में है। उसी के बल पे, भाईचारे के बल पे 2007 में हमने सरकार ही बनाई है और अब की बार भी भाईचारे के दम पे ही दोबारा फिर 2022 में सरकार बनाने का काम करेंगे। जो आरोप लगाते हैं वो आरोप विरोधी पार्टी वाले कुछ भी बोल सकते हैं, उनको अपना विवेक है। बबलू जी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर इधर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और इधर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी तो इससे वोट के बंटवारे से नुकसान होगा? ये बात तो है कि नुकसान तो होगा। देखिए, कोई भी दल, छोटा कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे दल हैं छोटे छोटे, और वो प्रत्येक चुनाव में पैदा भी होते हैं और जनता जानती भी है, समझदार हो चुकी हैं कि यदि हम छोटे दल को वोट देंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो ये देखते हैं कि इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पे जो भी पार्टी दमदारी से विकास कार्य भी करती है और बात भी रखती है सर्व समाज की, वो ऐसी नेता कौन है, उन्हें पता है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, चाहे वो सब्बीरपुर का कांड हो, उसके ऊपर गांव का आज के टाइम में मेंबर भी नहीं देता इस्तीफा, लेकिन आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा का इस्तीफा दिया था। वो सबसे बड़ी दलितों की जो हितेश की बात करती हैं, आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। और उन्होंने सब्बीरपुर का कांड भी उठाया था। यदि उसमें उन्होंने उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया तो माननीय बहन जी ने अपना इस्तीफा देने का काम किया था। कोई भी आज के टाइम में, राज्यसभा तो दूर है, मेंबर का भी इस्तीफा नहीं दे सकता है महोदय। तो अब एक आखिरी सवाल, प्रदेश की स्थिति और चुनाव की स्थिति पे, क्या 2022 में बहुजन समाज पार्टी लौट पाएगी प्रदेश में? देखिए, हम लगे हुए हैं और भाईचारा हम बना भी रहे हैं, ऐसे ही सर्व समाज को हम जोड़ भी रहे हैं। अभी हमारा कार्य बूथ स्तर का पूरा हो चुका है और उसमें भाईचारे के दम पे ही, बूथ कमेटियों के दम पे ही हम दोबारा आपसे वादा भी कर रहे हैं और भविष्य के बारे में बता भी रहे हैं कि आने वाली सरकार प्रदेश के अंदर आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और वो बहुत तेज़ी से पूर्व साइड में भी आप देख रहे हैं, भाईचारे के दम पर अगड़ा पिछड़ा साथ है, सर्व समाज हमारे साथ है, उसी के भाईचारे के दम पर 2022 में सरकार लौटेगी। भेट विधानसभा से कौन चुनाव लड़ेगा बहुजन समाज पार्टी से, ये कोई स्थिति साफ हुई है पार्टी में? देखिए, हमारे यहाँ विधानसभा भेंट में अभी हमारे माननीय रईस मलिक जी प्रभारी जी हैं, वो इस विधानसभा के प्रभारी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे आने वाले कैंडिडेट भी वही हैं, इसमें कोई निसंकोच कोई कुछ भी कहे, मैं भी निसंकोच अपनी बात रखता हूँ कि हमारे प्रभारी जी रईस मलिक जी हैं, जिसे भी माननीय आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपना आशीर्वाद देकर यहाँ भेजेंगी, चाहे वो रईस मलिक प्रभारी जी हों। जो चुनाव चिन्ह हाथी को लेकर आएगा, हम उसी के साथ सर्व समाज एकजुट होकर उनको जिताने का काम करेंगे। तो अभी स्थिति साफ है कि रईस मलिक जी ही चुनाव लड़ेंगे या कौन लड़ेगा? भेट विधानसभा की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, जो एडवोकेट बबलू जी ने हमें बताया है कि कौन पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन रईस मलिक जी को लेकर के कह रहे हैं लोग कि इनका टिकट हुआ यानी वो, उसको लेकर सामंजस्य बना हुआ है। क्या पार्टी की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिला है? देखिए, ये लोग वैसे ही दूसरे जो विरोधी दल हैं, ये ऐसे ही हवा बनाते हैं और यहाँ पर हमारे प्रभारी जी रईस मलिक जी हैं और उन्हीं का यहाँ पर टिकट भी है और वो समाज को के अंदर काम भी कर रहे हैं, जाकर उनको सर्व समाज को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि वो यहाँ के आने वाले विधायक का चुनाव लड़ेंगे। चलिए ये देखते हैं, ये थे हमारे साथ एडवोकेट बबलू जी जो भेट के विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हमें बताया है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दलित वोटों का जो समीकरण है या वो टूट पाएगा या नहीं टूट पाएगा या वो जुड़ पाएगा, इन सारे सवालों पे हमने बात की। और बहुजन समाज पार्टी की जो उपलब्धियाँ थी और जो भी कार्यकाल उनका रहा है उनको एडवोकेट बबलू जी ने के ज़रिए आप लोगों ने सुना। अब देखना ये होगा कि आने वाले 5 महीने बाद जो चुनाव है, क्या ये समीकरण, क्या ये परिश्रम चुनाव पे असर डालेगा या कौन बनेगा यूपी का युवराज, ये एक बड़ा सवाल अभी भी जिंदा रहेगा जब तक चुनाव होकर के स्थिति साफ नहीं हो जाएगी। अपने सहयोगी अफजल के साथ नेशन 24 न्यूज़ पर मैं रिहान अली, जय हिंद।